आज हम लोग क्लास 10th का साइंस जिसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, आज हम लोग ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग क्लास में रेगुलरिटी बना के रखें और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा यदि आप हमारे साथ रेगुलर रहे, एक एक क्लास को ढंग से देख लेना, तो मैं दावा करता हूँ कि आपका नंबर 450 से भी कम नहीं आएगा। चलो इसी के साथ हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये वर्ड आता है भाई, रासायनिक अभिक्रिया क्या है या रासायनिक समीकरण क्या है। तो पहले माइंड में चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे किसे या रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो मैं कहूँ ना, अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, परिवर्तन दो प्रकार की होती है, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। ये आप जान रहे होंगे क्लास 9th में। रासायनिक परिवर्तन जो होता है ना, जैसे मैं एक दो बताऊं, जैसे लोहे में जंग लग गया, क्या आप जंग जो लोहे में जो जंग लगा है, क्या आप फिर से उसे वही प्रकृति में ला सकते हैं? क्या पुनरावस्था में ला सकते हैं? क्या नहीं। जैसे मैं कहूँ चावल से भात बन गया, क्या भात से फिर आप चावल बना सकते हैं? क्या नहीं। दूध से दही बन गया, क्या आप दही से दूध बना सकते हैं? क्या नहीं। तो इसी परिवर्तन को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया? तो चलते इधर देखो। तो रासायनिक अभिक्रिया तभी होंगे जब उसके पास कम से कम दो पदार्थ होने चाहिए। कितने? दो। तो रासायनिक अभिक्रिया जब भी उसमें कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से जुड़े तो दोनों पदार्थ के अणु बोले टूटता है। क्या होता है? टूटता है। टूट के वो परमाणु में चले जाते, फिर वो आपस में जुड़कर उनके परमाणु आपस में जुड़ते हैं और एक नए भिन्न गुण वाले एक नए अणुओं का निर्माण करता है, पदार्थ का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में बोलूं तो रासायनिक अभिक्रिया में ना दो भाग होते हैं। एक होता है अभिकारक। अभिकारक वो जितने पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उन सबको हम अभिकारक कहेंगे। और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसी पदार्थ को हम लोग प्रतिफल करते हैं। तो बताओ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कितने भाग? दो भाग, एक अभिकारक, दूसरा प्रतिफल। तो चलो मैं बताऊं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसका एक डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन को जान ले जरा। तो मैं कहूं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो लिखा जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से, इसका मतलब हुआ कि कोई एक पदार्थ अपने आप स्वयं या कोई एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ से वो क्या करेंगे, जुड़ेंगे, क्रिया करेंगे और क्रिया करके एक अलग गुण वाला, भिन्न गुण वाला एक पदार्थ बनाए या एक से अधिक पदार्थ बना दे। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो क्या लिखा है? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। सर आप ये बोलेंगे समझ में नहीं, हमें एक बार ढंग से बता दीजिए, कुछ एग्जाम्पल चाहिए। तो चलो मैं समझाता हूं। जैसे मैं कहूं आपके पास, आपको फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास ये आयरन था और ये आयरन जो है ये वायु के साथ अभिक्रिया करेगा। तो ये लगता है कि हम लोगों को पता है ना, जब लोहे को क्या करते हैं, वायु के संपर्क में छोड़ते हैं तो लोहे के ऊपर में एक परत जम जाता है, देखा है ना, भूरे कलर का। उसे हम क्या कहते हैं? क्या लगना? जंग लगना। तो भाई लोहा जब ऑक्सीजन के संपर्क में चला गया तो जो नए पदार्थ बन गए ना उसे हम क्या नाम देते हैं? फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। इसी फेरिक ऑक्साइड को हम लोग जंग बोलते हैं। हाँ या ना बोलो? तो जरा देखो कैसे बनता है। ये हो गया लोहा और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। जब ये लोहे के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो ये आयरन के अणु पहले टूटे,
ऑक्सीजन के भी अणु आपस में टूटे, फिर जुड़कर एक नए परमाणु का निर्माण किया, फिर अणु का निर्माण किया, और फिर जो रिएक्शन हुआ वो बना हमारे पास, ये हमारा है फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड, इसी को हम लोग बोलते हैं लोहे में जंग लगना। ये क्या है भाई, लोहे पर जंग लगा है। तो ये याद रखना है पहला कि इसमें एक पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है। जब पहला पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से जुड़ गया तो मुझे बताओ एक नया पदार्थ बना क्या, तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, रासायनिक अभिक्रिया। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मैं कहूं कि रासायनिक अभिक्रिया किस तरह, आप बोले दो भाग होते, तो दो भाग मतलब क्या, एक अभिकारक दूसरा प्रतिफल। तो अब बोलेंगे अभिकारक क्या होता है, तो ये अभिकारक जो है ना, अभिकारक में किसे का, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसी को हम अभिकारक कहते हैं, उसी को हम अभिकारक कहते हैं। जैसे मैं बात करूं सर क्या, तो जैसे मान लो कि आपके पास ये हाइड्रोजन है और आपने ये क्लोरीन लिया, इसको प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, ये प्रकाश की उपस्थिति और इसकी उपस्थिति में आपने से अभिक्रिया कराया, तो ये क्या बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो ये क्या हुआ सर, इसमें मुझे बताओ यार, अभिकारक में, अभिक्रिया में मुझे बताओ जो जो पदार्थ, जो जो तत्व, जो अणु भाग ले रहे हैं, उन सभी अणुओं को हम क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। तो मैं कहूं कि तीर के जो हमारे पास एरो है, उस एरो के लेफ्ट साइड में जितने भी अणु होंगे, परमाणु होंगे, यौगिक होंगे, सब का सब क्या कहलाएगा, अभिकारक। अगला मैं कहूं कि बनता अभिक्रिया की बात किधर है, तो एरो के राइट साइड में हमें जो देखने को मिलता है उसी को प्रतिफल करते हैं, उत्पाद करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो यह हमारे पास क्या है, उत्पाद है। इसे हम क्या बोलें, इसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद, या इसे मैं कह सकता हूं प्रतिफल। प्रतिफल क्या कहेंगे इसे, प्रतिफल। तो ये बात समझ में आ गई क्या, मैं एक बार बता देता हूं क्या लिखा है। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, इसमें दो भाग होते हैं, दो पार्ट में होता है। पहले पार्ट में अभिकारक जुड़ता है और फिर नए पदार्थ का निर्माण किया, उसी नए पदार्थ को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे, उस पदार्थ को हम कहते हैं प्रतिफल। क्या कहते हैं, प्रतिफल। चलो आगे बढ़ो। तो अगला मैं कहूं प्रतिफल क्या है सर, प्रतिफल का मतलब क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ मुझे बन करके प्राप्त होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है, आता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिफल। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और बोलता हूं, मान लो कि आपने क्या किया, मैग्नीशियम लिया और मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दी, तो आपको क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिला, तो मैं कहूं आपको कि अभिक्रिया में भाग किसने किसने लिया था, मैग्नीशियम और किसने, ऑक्सीजन। ये दोनों मिला, तो जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, मैं इसी को क्या बोलूं, मैं इसी को अभिकारक कहूंगा। क्या कहूंगा, अभिकारक। तो चलो मैं इसे क्या बोलूंगा, ये हमारे लिए क्या हो गया, अभिकारक। अभिकारक। और मुझे बताओ जो अभिक्रिया के बाद मुझे प्राप्त हुई, उसे मैं क्या कहूंगा, प्रतिफल। एक बात है, क्या अभिकारक और प्रतिफल दोनों का गुण एक जैसा होगा, क्या नहीं होगा, दोनों का एक जैसा गुण नहीं होगा। जैसे मैं एक बात बोलूं यहां, जैसे मैं पीछे कुछ एग्जाम्पल दिया था, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का काम क्या है, जलना, ये जलता है क्या। मैं कहूं क्लोरीन गैस, ये क्या है, एक जहरीला गैस है। मैं कहूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है। तो तीनों का नेचर क्या अलग अलग है क्या, इसका मतलब अभिकारक और प्रतिफल दोनों का गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है, जरा सा भी सेम नहीं होता, दोनों का गुण बिल्कुल क्या होता है, भिन्न होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या बना, क्या अभिकारक और प्रतिफल दोनों में, अभिकारक और प्रतिफल में क्या संबंध है, क्या दोनों समान होते हैं, दोनों के गुण समान होते हैं, क्या दोनों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, दोनों आंसर बिल्कुल भिन्न होते हैं। चलो मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे आपको बताऊं। तो अगला बात आता है रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं।
तो मैं बात करूं, सबसे पहले ना आपको मैं बताऊं कि मैं पढ़ाता हूं, मैं रटवाता नहीं, मैं आपको समझाता हूं। इसलिए आप मेरे साथ ध्यान से क्लास को देखिए, आपको एक एक बात समझना है। एग्जामिनर कहीं से आपको प्रश्न किसी भी तरह से पूछे, आप तो चुटकियों में उड़ा दिए, चुटकियों में, किसी में बोल भाई चुटकियों में आ जाए। तो सबसे पहले क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता है। तो सबसे पहले मेरे साथ एग्जाम्पल आप समझिए। आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आप तो क्वेश्चन तो ऐसे ही बना देंगे, आंसर तो आपको जवान याद हो जाएगा। चलो मैं बात करूं क्या, सबसे पहले आप एक बात समझें कि जब मैं एक बात लिख रहा हूं यहाँ पे, पहली बात यह है कि मैं यहाँ पे लिखता हूं पहला, यदि मान लो कि आपके पास कोई धातु है और इस धातु को आप किसी अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं, किससे, अम्ल से, तो याद रखना है कि जब धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो आपको लवण भी मिलता है, ये आपको यौगिक प्राप्त होगा और इधर से एक गैस निकलेगी, गैस, इधर एक गैस उत्पन्न होगा, वो गैस का नाम होगा हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। तो आपके पास एक प्रश्न आएगा कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होती है, कौन सा गैस मुक्त होती है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन गैस। जैसे आपको चलते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जिंक है और मैंने कहा यहाँ पे मान लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों आपस में रिएक्ट किया तो क्या बना, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और कौन सा गैस मुक्त हुआ मेरे को, हाइड्रोजन गैस। तो इस विशेषता में आपका पहला पॉइंट क्या निकल कर आया, पहला पॉइंट ये निकल कर आया कि रासायनिक अभिक्रिया जो है इस दौरान गैस उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, गैस। तो मैं कह सकता हूं गैसों की उत्पत्ति या गैस की उत्पत्ति मिल गया ना, गैसों की क्या उत्पत्ति। भाई थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ऐसे में कुछ क्या ऐसे होगा, या लिख दो इसे, हटाओ बहुत ज्यादा टाइम। गैसों की क्या होगी, उत्पत्ति। चलो एक बात तो मैं समझ में आ गई, इससे ऑब्जेक्टिव बन गया कि जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस। हमेशा आपका आंसर क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन गैस। चलिए मैं आपको अगला पॉइंट में बताऊं, सेकेंड थिंग क्या आता है। जैसे मैं कहूं कि आपको कि कोई दो यौगिक लेते हैं, जैसे मैं यौगिक लेता हूं, जैसे आपके पास मैंने ले लिया सोडियम क्लोराइड, मैंने क्या ले लिया, सोडियम क्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये नमक का रासायनिक सूत्र। और मैंने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट, मैंने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट। जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो ये क्या बनता है मेरे भाई, ये बनता है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। और क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ये ठोस जैसा जमने लगता है और ये एक अवक्षेप बन गया, जहां पर आप ये तीर नीचे की ओर देखने लगे, समझ कि वह पदार्थ अवक्षेप का संकेत कर रहा है। और यह अवक्षेप जो है ना, इसका रंग क्या होता है, सफेद। कैसा होता है, सफेद। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, या सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप का रंग कैसा होता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सफेद। वेरी गुड। इसका मतलब तुम्हारे पास सेकेंड थिंग आया कि रासायनिक अभिक्रिया अवक्षेप को उत्पन्न करता है, अवक्षेप बनाता है, अवक्षेप का निर्माण करता है, अवक्षेप का निर्माण करता है। चलो अवक्षेप का निर्माण हो गया क्या। फिर मैं अगला थिंग बताऊं क्या, जैसे मैं अगला थिंग बोल सकता हूं, जैसे मान लीजिए मैं एक बात बताऊं कि मान लो कि आपके पास, जैसे आपने घर में देखा होगा चूना को इस्तेमाल करते हुए। चूना का इस्तेमाल का मतलब क्या है, आपके पास चूना पत्थर या मैं कहूं चूना पत्थर है, इसको आपने क्या किया, जैसे इसको आपने जल के संपर्क में लेके गया या मान लो इसे हीट किया, जैसे इसे हीट किया ना, ये टूट के क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है मुझे बताओ, ये कैसा होता है, गर्म। मतलब साथ में क्या निकला, उष्मा। क्या निकला साथ में, उष्मा। इसका मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वह ताप में परिवर्तन कर सकता है, या तो ताप बढ़ा सकता है या तो ताप घटा सकता है। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट में बात करूं, इस तरह यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में अगला पॉइंट क्या हो सकता है, तो मैं अगला बात बता सकता हूँ कि ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है, संगमरमर का सूत्र है। किसका सूत्र है, संगमरमर। आप बोल सकते हैं चौक, आप बोल सकते हैं चूना पत्थर, इस सब का आंसर एक आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए मैं अगला चीज बताऊंगा आपको कि अगला और क्या हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन। क्या हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन। ये अवस्था में परिवर्तन क्या है, जैसे मैं बताऊं कि अवस्था में परिवर्तन का मतलब कि कोई अपने चीज द्रव से ठोस में चला जाना, ठोस से गैस में आ जाना। तो मैं यहाँ पे से मैं मोमबत्ती, मोम का बात करूं कि जो मोम होता है, जो मोमबत्ती होता है, तो मोमबत्ती तो जल जाता, मोम जो बचा उस क्रम में देखते होंगे कि जो मोम है वो ठोस अवस्था में रहता, लेकिन जब जलने लगता है ना तो ठोस से द्रव में चला जाता। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो वस्तु है वो अपने अवस्थाओं को परिवर्तित कर लेता है। तो हो सकता है कि अवस्था में परिवर्तन, क्या हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। और मैं अगला बात आपको बता दूं, सबसे बेसिक जहां से आपको क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में 100% हो सकता है। जैसे मैं एक बात इस जगह बताऊं तो और कोई परिवर्तन हो सकता है क्या, तो मैं एक बात बताता हूं, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग होता है ना, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग क्या होता है भाई, बैंगनी, बैंगनी होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बैंगनी होता है। किस कलर का होता है, बैंगनी का। ये बात आपको समझ में आ रहा है। कभी एग्जाम में आ सकता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, बैंगनी कलर का होता है। जब मैं पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है, तो मैं इसका बात करूं सर, इसका सूत्र होता है कि MnO4। पोटेशियम परमैंगनेट में जब आप नींबू के रस को डालते हैं, नींबू का रस मतलब एसिटिक एसिड, कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। तो मैं लिख देता हूं नींबू रस, नींबू रस, नींबू का रस। नींबू के रस डालने पर क्या होता है कि अभी तो ये बैंगनी कलर में है, अभी इसका कलर क्या है, बैंगनी। क्या कलर है, बैंगनी। लेकिन डालने पर क्या होता है कि इधर जो पोटेशियम परमैंगनेट, हमारे पास पोटेशियम जो परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, डालने पर जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये रंगहीन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, रंगहीन। मतलब इसमें कलरलेस, जो बैंगनी रंग था ना वो समाप्त हो गया। मतलब इससे एक बात कंक्लूजन निकल कर ये आया, ये निकल कर आया कि अगला अवस्था में क्या हो सकता है, रंग परिवर्तन कर सकता है, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तो मैं बात बताऊं कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं की जो विशेषताएं थी, मैंने आपको कितना बताया, 5 गिना दूं क्या। सबसे पहले गैस की उत्पत्ति होना, अवक्षेप का बनना, ताप में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना, है ना। आपको समझ में आ गया क्या। अब चलते हैं, आपको इस क्लास में मैं लास्ट आपको ऑब्जेक्टिव बताता हूं। क्या ऑब्जेक्टिव बताता हूं, सबसे पहला प्रश्न आता है आपके पास कि पोटेशियम परमैंगनेट का रंग किस प्रकार का होता है। तो मुझे बताया पोटेशियम परमैंगनेट का रंग मैंने जस्ट बताया आपको किस कलर का होता है, बैंगनी। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग किस प्रकार का होता है, इसका आंसर आप देंगे कमेंट में, आप देंगे कमेंट। जो जाने कमेंट में जरूर दे, मैं आपका आंसर दे दूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर आ जाए पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र होता है K2Cr2O7। ये हो गया क्या। आगे मैं आ जाऊं,
सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप किस रंग का होता है? मैंने बताया क्या होता है, किस रंग का होता है? सफेद। संगमरमर, चौक, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो मैंने क्या बताया था आपको? कैल्शियम कार्बोनेट। पोटेशियम परमैंगनेट में नींबू का रस मिलाने पर किस प्रकार का रंग प्राप्त होता है? तो मैंने आपको क्या बताया कि रंगहीन होता है। क्या इसका आंसर आप देंगे या मैं ही दे दूं? चलो मैं दे देता हूं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग किस प्रकार का होता है? इसका रंग होता है नीला। तो मैं आपको एक प्रश्न बताता हूं, उसका आंसर आप मुझे कल बताएंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, मैंने क्या बोला? पोटेशियम परमैंगनेट में जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो उसका रंग नारंगी से किस प्रकार का हो जाता है? यह आंसर आप कल देंगे, यह आंसर आप कल देंगे। ठीक है, आज भर इतना है।